नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे और होपफुली उसका रिवीजन भी इन वीडियोस के माध्यम से कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारे करने हैं। मैं आपको एक बार बता दूंगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं। मैंने आपको शायद पहले भी इन्फॉर्म किया था, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर करके एक बुक आती है, सबसे बढ़िया बुक है प्रैक्टिस करने के लिए। ये नोट्स आप बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, कंटेंट को याद कर लीजिए। कंटेंट इतना ज़्यादा है नहीं, फिर भी जितना कंटेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इस कंटेंट को याद करने के बाद, फॉर्मूलाज याद करने के बाद, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर में इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जितना आपको वक्त मिले उतने आप करिए। एक भी एग्ज़ाम में आप फेल नहीं होंगे अगर इतना आपने कर लिया। सबसे पहला काम है इस कंटेंट को याद करना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में अगला जो टॉपिक है वो है नत तल पर लौटने गति, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, या कह सकते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नत तल कहलाता है, जो एक झुका हुआ तल रहता है। इस नत तल पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से कोई भी बॉडी मोशन कर रही है। इस बॉडी का जो मास है वो m है। इस बॉडी को जब हम लोग लुढ़काते हैं, या लौटनी गति मतलब लुढ़काना, तो ये बॉडी लुढ़क के अपने एंडिंग पॉइंट B पर आती है। इसको आप B पॉइंट बोल दो, या चलो मैंने इस डायग्राम में B यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये B ये वाला है, मतलब A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो h है। h को हम बोलते हैं हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, नत तल की ऊंचाई। तो ये h आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये जो बॉडी है जब इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आई और इसकी लंबाई हमने देखी कि ये कितना लंबा है, तो वो s है, मतलब कि उसने s डिस्टेंस कवर कर ली इस पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे जब वो एंड पॉइंट पे आया, आपका जो बॉडी है या जो पार्टिकल है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जब एंड पॉइंट पे आया तो इसका वेलोसिटी मतलब वेग कितना हुआ, इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ। इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन में सबसे ज़रूरी होता है ये एंगल थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा ही आपको पता होता है। आपको वैसे तो s भी पता है, आपको h भी पता है, क्योंकि जब भी हम मोशन स्टार्ट करते हैं तो हमको सब पता होना चाहिए कि हम किस फिनोमिना के साथ काम कर रहे हैं, मतलब हम जिस इंक्लाइंड प्लेन के साथ काम कर रहे हैं वो कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, और उसका इंक्लाइंड एंगल कुल मिला के बोला जाए तो नत तल द्वारा क्षैतिज पर बना गया कोण कितना है। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हमको पता होती है, क्योंकि हम इस पूरी सिचुएशन के साथ डील करने वाले हैं। चलिए, तो आपको बहुत सिंपल सा पता लग रहा होगा कि साइन थीटा बराबर लाल बटा कका, जो एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, उससे हमको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है। इस पूरे डायग्राम के अंदर लंब आपका h है। लंब क्या होता है? कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, आपको पता है। कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और बची हुई भुजा आधार कहलाती है। ये बच्चों की परिभाषा है, होपफुली आपको पता होगी। फिर भी नहीं पता तो मैं बता दूं कि किसी भी समकोणिक सिचुएशन के अंदर जहाँ पर समकोण बन रहा है, तो अगर आपको कोई भी कोण निकालना है, उसका साइन निकालना है, कोस निकालना है, कुछ भी निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है लाल बटा का, उस फॉर्मूले के हिसाब से साइन कोस
और tan, इनके फॉर्मूले निकालने के लिए आपको लंब पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। वो मैं आपको बता चुका हूँ। कोण के सामने लंब होता है, नभ्य के सामने कर्ण होता है और बची हुई भुजा आधार होती है। बस एच बराबर क्या हो गया, एस साइन थीटा, सिंपल सा। और ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे ताकि हम वेलोसिटी निकाल सकें। तो ये नियम क्या बोलता है, हर बिंदु पर कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, नियत रहती है। कुल ऊर्जा का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को कुल ऊर्जा कहा जाता है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने इसको सी पॉइंट दिया, ये सी पॉइंट है, इसको आप सी पॉइंट लिख दीजिए। तो ए बिंदु पर कुल ऊर्जा बराबर सी बिंदु पर कुल ऊर्जा, ठीक है। तो ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये वाली बात, और सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। h का मतलब होता है हाइट, कि उसने कितनी हाइट कंटेन कर रखी है। ये दो फिक्स फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये जीरो क्यों आया। ये जीरो इसलिए आया क्योंकि ए बिंदु पर जो वेग है वो जीरो है। तो 1/2 mv² के फॉर्मूले में v बराबर जीरो है, इसलिए ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा जीरो है। यहाँ पर mgh क्यों आया, क्योंकि m मास की बॉडी है, g की वजह से ही तो गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा होती है, और h जो है हाइट है। तो आपका ऑब्जेक्ट ए बिंदु पर किस हाइट पे रखा हुआ है बेटा, वो रखा हुआ है h हाइट पे, इसलिए यहाँ पर h की वैल्यू h ही है, और यहाँ पर mgh आ गया। अब सी बिंदु की बात करते हैं। देखिए सी बिंदु पर उसका वेग जीरो नहीं है। सी बिंदु पर वो दो तरह की गति कर रहा है, ध्यान रखना। लुढ़क भी रहा है, लुढ़क का मतलब घूम रहा है। जब कोई पिंड घूमता है इसका मतलब उस पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है, घूर्णन गतिज ऊर्जा काम कर रही है। हम जानते हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ I⍵²। क्योंकि स्थानांतरित गतिज ऊर्जा हाफ mv² में m का काम I करता है, v का काम ओमेगा करता है। इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि वो लुढ़कने के वो घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब उसने अपनी स्थिति चेंज करी, पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। इसका मतलब वो घूम तो रहा ही है, साथ में अपना स्थान भी परिवर्तन कर रहा है। इसलिए उसके पास दो तरह की गतिज ऊर्जा है, स्थानांतरीय और घूर्णन। तो कुल मिला के कहा जाए तो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा भी आएगी हाफ mv² और घूर्णन गतिज ऊर्जा भी आएगी हाफ I⍵²। तो भैया स्थितिज ऊर्जा का क्या करें, तो बेटा स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर जीरो है क्योंकि उसकी हाइट जीरो है। रेफरेंस पॉइंट आप लोग क्या मानते हो, धरती मानते हो। तो ये धरती माता है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और वो पार्टिकल नीचे आने के बाद रेफरेंस पॉइंट पर ही तो टिका हुआ है। इसका मतलब उसकी हाइट जीरो है। यहाँ पर हाइट थी इसलिए mgh आया, यहाँ पर हाइट जीरो है इसलिए कुछ भी नहीं आएगा, गतिज ऊर्जा ही आएगी। स्थितिज ऊर्जा के नाम पर सब जीरो है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा mgh आ गया, ठीक है भैया, हाफ I⍵, ये भी ठीक है। अब I बराबर क्या होता है बेटा, mr²। ये बात हम जानते हैं कि किसी भी पिंड के लिए, कोई भी बेसिक पिंड है, अब हम r नहीं लिख सकते, यहाँ पे r इसलिए लिख सकते बेटा क्योंकि हमें पता नहीं पिंड किस तरह का है, रेडियस क्या है। तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, mk², रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे r मत लिखिए, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mk²। तो ये जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए, ये लिखा हुआ है mk², नॉट mr²। देखिए mr² रहा है पर वो गलती से लिखा गया था mr²। आप करेक्शन कर लीजिए और यहाँ पर mk² लिखिए इस चीज़ को, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी है I बराबर क्या होता है, mk²। अब v बराबर r⍵ होता है, मैं आपको बहुत पहले समझाता आ रहा हूँ। रेडियस अगर उसकी r है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उस पिंड के लिए v बराबर r⍵ होगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v/r। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ω² बराबर v²/r²। थोड़ा सोल्व किया, mv² अपॉन 2 बाहर आ गया कॉमनली,
तो अंदर बचा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो जी एच बराबर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमको वेलोसिटी निकालना था, तो मैंने वेलोसिटी को अकेला कर लिया, बाकी सबको उस तरफ भेज दिया 2 जी एच अपॉन ये। तो वेलोसिटी सिंपली क्या आ गया मेरा, √2 जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा सिंपल से हमको पता है कि हमको एच बराबर एस साइन थीटा ऊपर लिखा हुआ था मैंने, तो जब मैंने एच बराबर एस साइन थीटा रखा तो वी बराबर क्या हो गया, 2 GS साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। एच की वैल्यू अगर दे रखी 3 के बनना थीटा तो आपको नहीं रखा होगा। तो एस दूरी पर ने तय कर ली थीटा एंगल के ऊपर, तो आपको एस और थीटा तो पता ही होता है, तो उससे आप वी निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने वी निकाल लिया, हमारा अगला टास्क है कि हमको ए निकालना है। तो गति का तृतीय समीकरण यहाँ पे हम लोग काम में लेंगे। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग उस पिंड का 0 है, क्योंकि हमने उसको स्थिर अवस्था से छोड़ा है। तो जब उसका गति शुरू हुई तो उसका वेग क्या था, स्थिर था, मतलब 0 था। तो u 0 जाएगा, 2AS यहाँ पर काम करेगा अकेला, इसका मतलब वी स्क्वायर बराबर 2AS। तो a बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2s। v का फॉर्मूला मैंने यहाँ से पुट कर देना है, तो जैसे मैंने यहाँ से पुट कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये हो जाएगा, एस से एस कट जाएगा, बिकॉज पिंड ने एस दूरी तय कर ली गति के दौरान। तो एस की जगह कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पिंड पूरी गति के दौरान एस ही दूरी तय कर रहा है। तो कुल मिला के हमने जो एक्सेलरेशन है एस से एस काट दिया यहाँ पे। एस से एस कटने के बाद में हमारा जो बचा ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस प्लस, यही आपका मास्टर फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, ये आपको याद रखना है। वेलोसिटी याद रख लिया, एक्सेलरेशन याद रख लिया। अब ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये क्या है, ये पिंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पिंड गोला है, आपका पिंड वलय है, आपका पिंड चकती है, इस पर डिपेंड करता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। गोला, चकती, वलय, इन सब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। आप जानते हो गोले जब लुढ़कते हैं तो जब उसकी घूर्णन अक्ष है उसके सेंटर से निकलेगी, और हम जानते हैं कि गोले के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। चकती की जब बात करते हैं तो चकती के लिए मैंने आपको बताया है, चकती जब लुढ़केगी तो ऑब्वियसली बात है उसके सेंटर ऑफ मास से उसकी एक्सिस निकलेगी आर पार करती हुई, और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, 1/2 mr स्क्वायर। और वलय के लिए मैंने आपको बताया था कि वलय जो होता है वो ऑब्वियसली बात जब लुढ़कता है तो ऑब्वियसली बात उसका भी यही काम होता है, mr स्क्वायर नॉर्मली। तो हमने सबको कॉमन बॉडी मांग के क्या बोला हुआ है कि सभी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, m के स्क्वायर होगा। यहीं से आपको रेशो मिल जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का विदाउट एनी। और मैं आपको सिंपल ट्रिक समझा दूँ, mr स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वही के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको अगर याद नहीं रखना। तो mr स्क्वायर एक बेसिक फॉर्मूला है, उसका जो मल्टीपल है वही के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले में आप देखिएगा कि जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ज़्यादा होगा तो ये नीचे वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब जो पूरी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। वो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका ए है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अगर बढ़ा तो ए जो है वो कम हो जाएगा और वस्तु देर से पहुंचेगी। तो जिसका जितना ज़्यादा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वो उतनी ही देरी से पहुंचेगी। उल्टा देखें तो जिसका जितना कम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वो उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी और जल्दी पहुंच जाएगी। तो अगर कोई प्रश्न आता है कि मैं इन बॉडीज़ को एक साथ लुढ़का रहा हूँ तो कौन सी बॉडी पहले जो पहुँचेगी, कौन सी बॉडी बाद में पहुँचेगी, तो आप मैंने जो बताया उस तरह से उस सवाल को कर सकते हैं। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम, ए ज़्यादा, वस्तु जल्दी पहुँचेगी। अब आगे बढ़ते हैं और समय निकालते हैं कि कितना समय लगने वाला है। तो गति की द्वितीय समीकरण हम लोग को पता है, वही सेम समय संबंध u0 है आपका, ए का फॉर्मूला आपको पता ही है। सॉल्व सिंपली सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो यहाँ से t = क्या निकल जाएगा, √2s अपॉन a। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि a का फॉर्मूला मैंने ऊपर निकाला हुआ है, उस a के फॉर्मूले को नीचे पुट कर दीजिएगा
और जैसे इसको आप नीचे पुट कर देंगे तो ये सिंपली आपका टी का फॉर्मूला यहाँ पर निकल जाएगा। और इस फॉर्मूले में k² जितना ज़्यादा, ये ऊपर ही है चीज़, तो ये क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा, इसका मतलब टी उतना ही ज़्यादा। और वही सेम कॉन्सेप्ट, जितना ज़्यादा k² वस्तु उतनी ही देरी से पहुँचेगी, मतलब उतना ही ज़्यादा समय लेगी। इस फॉर्मूले से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। वही मैंने बातें लिखी हुई है यहाँ पे, जिसका k² जितना कम समय उतना ही कम वस्तु जल्दी पहुँच जाएगी। विभिन्न वस्तुओं के लिए k² का मान मैंने आपको ऊपर समझा दिया, फिर भी एक बार समझ लीजिए कि k² I बराबर mk² कॉमन फॉर्मूला होता है, k² बराबर I/m, तो जिसका जितना ज़्यादा k² फॉर्मूला बन जाएगा। तो वलय, चकती, बेलन, गोला, सबके लिए मैंने आपको बताया वस्तु लुढ़केगी तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लुढ़केगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो के तो मैंने आपको समझा रखा है, तो इसको तो मिटा दीजिए, बिकॉज के का तो आपको पता लग गया क्या है के का फंडा। आप तो सिंपली याद रख लो कि mr² का जो मल्टीपल है ना, वही k² होता है। तो देखो वलय वाले केस में मैंने निकाला हुआ है, I बराबर क्या होता है, mr² होता है, तो इससे कट जाएगा तो k² बन जाएगा। यहाँ पर I बराबर चकती वाले केस में भी mr² ही होता है, सॉरी I का फॉर्मूला होता है 1/2 mr²। तो 1/2 mr² आपने किया तो 1/2 बचेगा, तो वही k²। बेलन का भी सेम होता है, भरा हुआ बेलन है, होलो नहीं है। अगर होलो हुआ, खाली हुआ, तो वलय जैसा आ जाएगा। यूजुअली बेलन भरा होता है, एकदम पैक होता है, चक्की वाला ही काम करता है वहाँ पे। तो चक्की वाले केस में यहाँ पर भी I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 mr² हो जाएगा, तो k² बराबर 1/2। सेम वही चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, कि आप इतना याद रख लीजिए, जो बॉडी जैसी है उस बॉडी का आप ये I पता होना चाहिए। तो वलय का I होता है mr², चक्की का I होता है 1/2 mr², बेलन का I होता है 1/2 mr², और गोले का I होता है 2/5 mr²। ये सब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से होकर गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष है, जो बॉडी को आर पार निकाल देती है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि नत तल पर इनको समान द्रव्यमान की अगर वस्तुएं एक समय लुढ़काने पर सबसे पहले गोला पहुंचेगा क्योंकि उसका I सबसे कम है, फिर चकती या बेलन पहुंचेगी क्योंकि उनका I बराबर है, और अंत में वलय पहुंचती है क्योंकि उसका I सबसे ज़्यादा है, 1 है ना, बाकी सबका 1 से कम है। तो फिसलने वाली वस्तु के लिए, अब कोई वस्तु फिसल रही है, लुढ़क नहीं रही है, तो अगर कोई लुढ़क नहीं रही है, फिसल ही रही है, इसका मतलब अभी समझ लीजिए कि उसका घूर्णन नहीं है। लुढ़केगी इसका मतलब घूर्णन है, फिसलेगी तो मतलब कोई घूर्णन नहीं है उसका। तो घूर्णन नहीं है तो क्या हो जाएगा, k² शून्य होगा और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अतः ऐसी वस्तुओं के लिए त्वरण क्या करना पड़ेगा, त्वरण के लिए k² 0 कर दो। तो g sin थीटा नॉर्मल फॉर्मूला जो अपन किसी भी न्यूटन की इक्वेशन से उसको निकाल सकते हैं। समय आपका क्या हो जाएगा, √2s/g sin थीटा, यही सही, क्योंकि k² 0 हो गया। तो v2g sin थीटा होगा, जो नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है न्यूटन की इक्वेशन से बेसिकली हम निकाल सकते हैं। ये उन वस्तुओं के लिए होता है जो केवल स्थानांतरित गति कर रही हैं, घूर्णन गति नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। 1 मीटर तथा 5 मीटर त्रिज्या के 2 वलय एक नत तल पर एक साथ बिना फिसले गति कर रहे हैं। बिना फिसले का मतलब लुढ़क रहे हैं, सिंपल सी बात है। पृथ्वी तल पर कौन सी वलय पहले पहुंचेगी। अब देखो दोनों वलय हैं, अब पिंड आपके अलग अलग नहीं हुए, पिंड सेम है। पिंड क्या है, वलय है, बस हाँ एक की त्रिज्या ज़्यादा है, एक की त्रिज्या कम है, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो समय वाला फैक्टर है उसमें त्रिज्या का कोई रोल नहीं है, उसमें किसका रोल है, k² का रोल है। आगे बात समझ में। अब जब दोनों पिंड सेम हैं, वलय ही हैं, तो इनका k² समान होगा। r का तो कोई फंडा है ही नहीं ना। अरे आप खुद देखो समय वाले फैक्टर के अंदर, आप देखो क्या इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर r का फंडा है क्या, नहीं है। किसका फंडा है, k² का। तो वो तो सेम होता है दोनों पिंड के लिए। अगर दोनों वलय हैं तो उनके लिए दोनों सेम है, इसलिए दोनों सेम t पर पहुंचेगी।
ये बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। जो फॉर्मूले मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको, वो फॉर्मूले याद होना ही चाहिए। चलिए, एक समान घूमते हुए वृत्ताकार मंच पर परिधि के समीप एक लड़की बैठ जाती है। मतलब ये वृत्ताकार कोई मंच है, यहाँ पर एक लड़की बैठ गई, ठीक है, परिधि पे। यदि लड़की परिधि के केंद्र की तरफ जाने लगे तब मंच का कोणीय वेग, अगर ये लड़की कहाँ जाने लगे, यहाँ पर केंद्र की तरफ आने लगे, तो मंच का कोणीय वेग का क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर वो लड़की केंद्र की तरफ आ रही है, समझना ध्यान से बेटा, इसका मतलब उसके घूमने में क्या हो रहा है, आप खुद सोचो। अगर वो केंद्र की तरफ आ रही है, इसका मतलब उसका जो आर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। समझ में आ रही बात, ये आर डिस्टेंस कहलाती है। लड़की धीरे धीरे केंद्र की ओर आ रही है, इसका मतलब उसका आर जो त्रिज्या है, घूर्णन अक्ष से त्रिज्या जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, तो आई उसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। आई क्या हो गया ऑटोमेटिकली कम। हम ये जानते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है किसी भी घूमती वस्तु के लिए। कोणीय संवेग हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो आई बराबर क्या हो गया, जे ओमेगा होता है। इस स्थिति में जब आई आपका कम हो रहा है, तो जे को संरक्षित रखने के लिए, जे को बचाए रखने के लिए ओमेगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका मतलब कोणीय वेग उसका क्या हो जाएगा, बढ़। और बहुत सिंपल सा फैक्टर है यार। एक बात बताओ बच्चों, एक फॉर्मूले वाली गणित मत लगाओ, फॉर्मूले वाला फिजिक्स छोड़ दो, आप कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई भी वस्तु घूम रही है ना, तो जब वो यहाँ होगी तो उसका वेग तेज होगा। जितना आप इसके नजदीक जाओगे, मेरे को, ठीक है, और मेरे को निकलना पड़ेगा भी फिलहाल के लिए। पर हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। तो आप समझ गए ना, कोई वस्तु अगर नज़दीक जाएगी तो केंद्र उसको जड़ के पकड़ के रखेगा, मतलब घूमने कम देगा। तो केंद्र के नज़दीक आओगे तो ऑटोमेटिकली वेग कम हो जाएगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। पर आप कॉमन सेंस मत लगाना, बहुत सी बार दिमाग से काम लेना, ठीक है ना। आप तो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सवाल रखना, कॉमन सेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं अपने को, ठीक है ना। आप फॉर्मूले बेस्ड सवाल ही करना, कॉमन सेंस कभी कभी गलत लग जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं निकलता हूँ काम के लिए, थोड़ा जल्दी है। थैंक यू सो मच, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, बाय बाय।